पहले चरण की वोटिंग के बाद आपको क्या फीडबैक मिला है? इस बार के चुनाव का एक्स फैक्टर महिलाएं नहीं है बिहार में, वो प्रवासी मजदूर हैं जो लौट कर आया है और अपने घर पर है। वो इन्फ्लुएंस कर रहा है कि महिला किसको वोट देगी, और वो कह रहे हैं नहीं भाई इस बार तो बदलाव होना चाहिए। आर यू हैप्पी फर्स्ट राउंड के बाद? आई एम सुपर हैप्पी। सब कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी का वक्त खत्म हो गया है। नीतीश जी जा रहे हैं। 65-67% वोट बिहार में होना ये प्रो इनकम्बेंसी नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि रेडिकल चेंज अगर लाना है तो ये जेन जी का कर्तव्य बनता है। 20 साल से 30 साल का जो युवा है, जो उसको मजबूरी में बाहर जाना पड़ रहा है, वहाँ के टफ लाइफ को उसको झेल रहा है, वो डेफिनेटली बिहार में बहुत बड़ा फैक्टर है। और जेन जी ऐसा कोई बिहार में ग्रुप है नहीं जो कि एक तरह से किसी के कॉल पर एक्ट करे। पर वो कह रहे हैं ना कि बिहार में भी वोट चोरी होने वाली है। बिहार की जनता ही नहीं उनको सुन रही है, तो जेन जी उनकी बात क्यों सुनेगा? राहुल गांधी को यहाँ की कितनी जानकारी है? बिहार के नजरिए से कांग्रेस का कोई बहुत वजूद नहीं है, कांग्रेस फैक्टर नहीं है। How do you like it when you're compared to अरविंद केजरीवाल? जो कर रहे हैं वो सुपरफिशियली चीजों को देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो उनकी एक कमजोरी यही कि उन लोगों में पेशेंस और परसिवरेंस नहीं है। सरकार में बैठ के भी तो बदलाव किया जा सकता है। क्या सम्राट चौधरी के साथ बैठ के आप बदलाव कर सकते हैं? क्या आप तेजस्वी यादव के साथ बैठ के बदलाव कर सकते हैं? सरकार में हिस्सा बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। या तो अपने दम पे सरकार बनाएंगे, नहीं तो हम लोग बाहर बैठेंगे। इफ नीड बी वी विल फोर्स एन इलेक्शन। आइडियोलॉजी क्या है जनसुराज? हम लोग भाजपा के खिलाफ हैं। आपको राज्यसभा ऑफर हुआ है? सबने ऑफर किया, किसने नहीं ऑफर किया? चीफ मिनिस्टर बनना है? वो भी नहीं बनना है। प्राइम मिनिस्टर बनना है? वो भी नहीं बनना है, कुछ नहीं बनना है। पहले आप सुनिए मेरी बात। राष्ट्रपति बनना नहीं, है? आप सुनिए मेरी बात। क्या बनना है? देखिए ये अब This episode is powered by easemytrip.com. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the NI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Supaul in the Mithila region of Bihar, which is in the midst of assembly elections. The Mithila region in the Vedic period used to be known as Matsya Kshetra, which was a cultural hub, but today much is desired to be done for the people of this region. Promising to change the way governance is delivered is a former election strategist turned politician Prashant Kishore and his party, the Jan Swaraj. He's my guest today. The party is contesting 238 of Bihar's 243 seats. He's seen as the X factor in this election, where NDA and the Mahagathbandhan are the two major players. The election strategist, whose party is just about a year old, is fighting with his back to the wall. He's mounted an audacious challenge. This is the second conversation I'm having with him in the course of this election. प्रशांत जी, थैंक यू सो मच कि आप पॉडकास्ट में आए। आई अंडरस्टैंड कि कैंपेनिंग के दौरान ज़्यादा वक्त नहीं मिलता इंटरव्यूज़ के लिए, बट थैंक यू वेरी मच। पहले चरण की वोटिंग के बाद आपको क्या फीडबैक मिला है, क्या रिस्पॉन्स है? देखो, पहले चरण की वोटिंग से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जितने लोगों ने अपने आप को स्वयंभू जो विशेषज्ञ हैं, दे हैव ऑल अप फॉर सरप्राइज। बिहार में इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में कभी इतनी वोटिंग नहीं हुई है। तो देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग बीनीथ द सरफेस जो लोगों को समझ में नहीं आया या नहीं आ रहा है अभी भी। मेरी समझ से दो बातें। एक तो 30-35 साल का जो एक स्टेटस कोइस्ट पॉलिटिक्स यहाँ चली है, उसकी वजह से लोग धीरे धीरे ऊब गए थे, और पोलिंग परसेंटेज चुनाव आयोग और अन्य सारे तंत्रों के प्रयास के बावजूद बिहार में कभी बढ़ा नहीं है, 50-55 से ऊपर नहीं गया है। पहली बार यहाँ जन स्वराज के तौर पर एक नया विकल्प, एक नया प्रयास शुरू हुआ है, तो कुछ पोलिंग परसेंटेज तो उस वजह से बढ़ा है। बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादातर जगहों पर त्रिकोणीय लड़ाई है। पहले दो ही था, तो जो उनके समर्थक थे वो वोट देते थे, जो समर्थक नहीं थे वो छोड़ो भाई क्या ही करना है, लालू या नीतीश ही हैं। पहली बार एक कोई नया, चाहे आप उसको पसंद करें न करें, उसकी वायबिलिटी क्या है नहीं है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। दूसरा जो फैक्टर मुझे दिख रहा है कि इसी से जुड़ा हुआ है माइग्रेंट लेबर का। प्रवासी मजदूर इस बार के चुनाव का एक्स फैक्टर महिलाएं नहीं हैं बिहार में, वो प्रवासी मजदूर हैं जो छठ के लिए आए थे और रुक गए हैं। वो रुकते नहीं थे। वो भी लिंक इसलिए है कि पहले जब लालू नीतीश का ही था तो लोग ठीक है भाई जो होगा होगा, हम तो वापस जा रहे हैं। इस बार लोगों को लग रहा है कि नहीं, रुक के देख लेते हैं, वोट करके देख लेते हैं, शायद बदल जाए, शायद हमारी जिंदगी भी सुधर जाए। ये दोनों फैक्टर जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और 10 परसेंटेज पॉइंट। पर जो माइग्रेंट लेबर है उनको लाया कौन था? आपने नहीं लाया कौन ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर वही होता था ना। नहीं, पहले होता था। देखिए, माइग्रेंट लेबर कैप्टिव वोटर होता था एनडीए का, और इसी वजह से एनडीए के लोगों ने
आज से करीब 6-8 महीने पहले बहुत बड़ा एक प्रयास किया था, पूरे देश भर में घूमकर कोई एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एक कैंपेन किया था। बड़े बड़े नेता गए थे कि भाई आप लोग सब लोग प्रवासी वापस चलिए और वोट देकर आइए। रेलवे ने बाज़ाब्ता 20% डिस्काउंट भी ऑफर किया, 12,000 ट्रेन चलाने की बात हुई। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों से उनकी बातचीत हुई होगी तो उनको समझ में आया कि ये जो माइग्रेंट लेबर है ये तो सबसे बड़े एसेट चेंज के लिए है। अर्लियर एनडीए रिप्रेजेंटेड द चेंज, तो वो एनडीए के वोटर थे। टुडेज कॉन्टेक्स्ट जनसुराज इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज, और वो इतनी बड़ी संख्या है उनकी प्रवासी मजदूरों की कि दैट इज गोइंग टू चेंज द स्केल एंड द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। 2 महीने पहले जब पटना में बात हुई थी हमारी, तब ऐसे लग रहा था, सब कह रहे थे, सिर्फ आप नहीं, सब कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी का वक्त खत्म हो गया है, वो रिटायर होने वाले हैं, अगर जीत भी गए तो गद्दी पे नहीं बैठेंगे। लेकिन फर्स्ट राउंड पोलिंग के बाद वही विशेषज्ञ अब कहते हैं कि उनके प्रति इतना रोष नहीं है जितना लोग समझते थे। नहीं, देखिए ऐसा है कि नीतीश जी जा रहे हैं, ये भूल मत कीजिए आप लोग। इस इलेक्शन में अभी 65-67% वोट बिहार में होना ये प्रो इनकम्बेंसी नहीं है, ये नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। तो अभी आप रिजल्ट को आने दीजिए, क्योंकि बड़ा मेस्ड अप सिचुएशन है। अनलेस यू आर डूइंग ए साइंटिफिक एग्जिट पोल, जो लोग भी बात कर रहे हैं वो हवा में बात कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, प्रिडिक्शन वगैरह की बात छोड़ दीजिए, जिस दिन पोलिंग हो रही है उस दिन भी अगर किसी ने कहा हो कि भाई बड़ा अप्रत्याशित टर्नआउट दिख रहा है, आप 2, 4, 5, 10, 100 लोगों से बातचीत करके, वही एक टोटल ग्रुप है, आप मेरे से पूछेंगे, मैं अपने नीचे लड़के से पूछूंगा, लड़का 4 स्ट्रिंगर से पूछेगा, वही 100 लोग अपना एनालिसिस दिए जा रहे हैं। मुझे ये कोई बता दे कि भाई जब पोलिंग हो रही थी 9 तारीख को, तो 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, जब तक नंबर नहीं आए इसी के, किसी ने बताया हो कि भाई बहुत भयानक वोटिंग दिख रही है? किसी ने नहीं बताया। तो जब आपको ये नहीं पता है कि कितने लोग वोट देने जा रहे हैं, तो ये कैसे पता है कि वो किसको वोट देने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग मेडिकल का मैं एक एग्जांपल देता हूं। पहले डॉक्टर्स के पास डायग्नोस्टिक का इतना सपोर्ट नहीं था, रेडियोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, फिर भी ट्रीटमेंट तो होता था। अनुभव के आधार पर और लक्षणों को देखकर डॉक्टर ट्रीटमेंट करते थे, और कई अनुभव के आधार पर कई लोग उसको सही भी करते थे। उसी तरह राजनीति में भी वही है, अनुभव के आधार पर आप कुछ बात एनालाइज करते हैं और कई जगह पर वो ठीक भी होता है, लेकिन उसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। Unless somebody is doing a scientific exit poll, nobody can tell what the result is going to be on 14th. महिलाएं इतनी क्यों वोट देने आई हैं इस बार? क्या was it that 10,000 rupees वाला, उसकी बेसिस पे जो नीतीश बाबू के लिए that he has पोशाक से लेके, साइकिल से लेके अब 10,000 रुपए और पेंशन, इन सब की वजह से महिलाएं आई इतनी वोट देने के लिए? महिलाएं तो यहाँ रहती हैं तो वोट देती हैं, महिलाओं पहले इतनी तो नहीं, हमेशा देती हैं। वो महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज को देखने के लिए जरा मैं हमेशा कहता हूँ, लुक एट द डिनोमिनेटर। जो आपको 5% महिला पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा वोटिंग में दिखता है, वो एक्चुअली एब्सोल्यूट नंबर में नहीं है, क्योंकि महिलाएं कम रजिस्टर्ड हैं। तो अगर 100 में 50 पुरुष वोट करेंगे तो 50% होगा, लेकिन अगर 90 में 50 महिला वोट करेगी तो 60% करीब करीब हो जाता है। तो वो डिनोमिनेटर इफेक्ट है। दूसरी बात है कि महिला किसके लिए वोट कर रही है, निश्चित तौर पर 10,000 रुपये जो दिया गया है उसका थोड़ा असर तो होगा। थोड़ा असर ये है कि महिलाओं में या सामान्य स्तर, सामाजिक स्तर पे जो गुस्सा था वो थोड़ा डाई डाउन हुआ है, लोग वोकली अपोज नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या 10,000 रुपये के लिए महिलाएं अपने शौहर का, अपने बच्चों का पलायन स्वीकार कर लेंगी? क्या पीछे 5 साल में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको भूल जाएंगी? क्या उनकी जो दुर्दशा, वो विकल्प के लिए वोट दे रही हैं? आपको लगता है कि वो तेजस्वी को, वो चेंज के लिए वोट कर रही है, वो चेंज के लिए वोट कर रही हैं, महिलाएं चेंज के लिए वोट कर रही हैं। और मैं फिर आपको कहूंगा कि एक्स फैक्टर महिला नहीं है, एक्स फैक्टर युवा प्रवासी मजदूर है, जो लौट कर आया है और अपने घर पर है। और वो मेरी समझ से वो इन्फ्लुएंस कर रहा है कि महिला किसको वोट देगी। महिला वोट करने तो जा रही है, लेकिन उसका पति पहले बॉम्बे में था, वो छठ में आया, 5 दिन के बाद वापस चला गया। महिला अपने हिसाब से उसने वोट करा और ज़्यादातर वोट एनडीए को करा। लेकिन इस बार वो लड़का है यहाँ और वो कह रहे नहीं भाई इस बार तो बदलाव होना चाहिए। तो 10,000 प्रवासी मजदूर कैसे वोट कर रहे हैं, इसको गेज किए बगैर बिहार के रिजल्ट को गेज करना मुझे लग रहा है कि फुलिशनेस होगी। क्या यूथ फैक्टर जो है, जो आप कह रहे हैं, क्या यूथ तेजस्वी में नहीं देखेगा अपना फ्यूचर? देख रहा होगा, कुछ लोग जरूर देख रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझ में देख रहा है कि आप में देख रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि
बिहार के चुनाव का एक्स फैक्टर यूथ और उसमें भी माइग्रेंट है, महिला नहीं है। महिलाएं तो बिहार में एक्स फैक्टर रही हैं, इस बार वो चेंज है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि महिलाएं उसके हिसाब से वोट कर रही हैं जो उसके घर का युवा कह रहा है, और वो जो यूथ है वो बहुत एग्रेसिव है। पहली बार बिहार में नौकरियों पर, पलायन पर वोट पड़ रहा है, उसकी चर्चा हो रही है। बिहार में अगड़ा पिछड़ा नहीं हुआ इस बार। बिहार में हिंदू मुसलमान अभी तक कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ बात झूठ या सही, लोग यही बात कर रहे हैं कि मैं नौकरी दे दूंगा कि मैं नौकरी दे दूंगा, मैं पलायन रोक दूंगा या मैं पलायन रोक दूंगा। ये एक कंट्रीब्यूशन है जन स्वराज का कि हम लोग के आने के बाद से पूरा जो फोकस है, नैरेटिव चेंज हुआ। नैरेटिव बिहार में एक भी जगह दिखा दीजिए कि अगड़ा पिछड़ा हो रहा है। पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम सब लोग अगड़ा पिछड़ा कोई दे रहे थे। देखिए ऐसा है, टिकट जो बटे हैं तो 243 लोग लड़ेंगे तो किसी न किसी जाति के ही लड़ेंगे। और वोट देते टाइम भी तो यही होता है, नैरेटिव भले ही कुछ और हो, वोट देते टाइम ये हमारे समुदाय का है, ये हमारी जाति का है, होता तो वही ना। नैरेटिव प्लेज अ पार्ट इन पीपल मेकिंग ए फाइनल डिसीजन। जो चर्चा चल रही है उसी के आधार पर तो लोग निर्णय लेंगे। उसमें एक जाति भी फैक्टर है। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि जाति एक फैक्टर है, जाति एक मात्र फैक्टर नहीं है। हाँ, वो आप कहते लेकिन पर वो जो लास्ट मिनट वोटर होता है, लास्ट मिनट वोटर है, वो पलायन पर भी तो बात कर रहा है, वो नौकरी की भी बात कर रहा है, वो भ्रष्टाचार की भी बात कर रहा है, वो नीतीश के बीमार होने की भी बात कर रहा है, वो जन स्वराज के विकल्प की भी बात कर रहा है, वो तेजस्वी के 3 करोड़ नौकरी देने के वादे को भी चर्चा में ला रहा है। और ये सारी चीज लोकतंत्र के लिए, बिहार के लिए अच्छी बात है। और जो पहले कहते थे कि वो नीतीश से ऊब गए हैं, रोष है, या फिर जंगल राज की बात है, हम जंगल राज नहीं चाहते। इस बार नहीं है उतना, मैं तो यही कह रहा हूं। इस बार सिर्फ इस पर नहीं चल रहा है कि भाई किसी भी तरह लालू नहीं आना चाहिए। ये बड़ी बात है, यही तो मैं कह रहा हूं। नैरेटिव बदला हुआ है, तो जब नैरेटिव बदला हुआ है तो परिणामों पर उसका क्या और कितना असर होता है ये तो 14 को ही दिखेगा। और सेकंड फेज में जो MY है, मुस्लिम यादव कॉम्बो, वो भी इस सेकंड फेज में, इफ यू कैन टेल मी दैट, क्या ये डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे? नहीं, अगर बिहार की डेमोग्राफी और उसका स्प्रेड देखेंगे तो जो तराई के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट हैं, चंपारण से लेकर दोनों चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, जहां हम लोग बैठे हुए हैं, और इससे लगता हुआ सीमांचल नीचे उतर जाइए कटिहार, पूर्णिया तक, ये जिले हैं जहां पर बिहार के बहुतायत मुस्लिम रहते हैं। करीब करीब 60% मुस्लिम बिहार के इन्हीं 12-13 जिलों में रहते हैं। तो उस नज़रिए से यहाँ पर मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न को अगर देखना है तो सेकेंड फेज ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ। लेकिन इसमें कई जिले ऐसे हैं जहाँ यादव फैक्टर कम है, तो नेट MY का स्टेट के लेवल पे जो असर है वही सेकेंड फर्स्ट और में कोई बहुत भिन्न नहीं होगा। पहले चरण में यादवों की जनसंख्या वाले एरिया में ज़्यादा पोल हुआ है, ज़्यादा वोटिंग हुई है, और दूसरे चरण में जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है वहां पर पोलिंग ज़्यादा होगी। मुस्लिम जो है वो कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था ट्रेडिशनली, और थोड़ा बहुत लालू जी का। इस बार क्या होगा, कोई बदलाव? मुझे लगता है कि क्योंकि आज जस्ट टेल यू वन, एक जर्नलिस्ट से हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि जो पसमंदा कम्युनिटी है मुसलमानों में, उनकी जो महिलाएं हैं, they are looking at Nitish this time and they are saying कि ये सब तीर पर वोट फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि इतना ज्यादा विशेषज्ञता किसको है। 2 करोड़ मुसलमान, उसमें 2/3 पासबंदा हैं, उनकी महिलाएं, उनको जाकर आपने बात कर लिया, गेज कर लिया, आपको पता चल गया कि वो कैसे वोट करेंगे। किस विद्वान को मालूम है वही बता सकता है। देखिए, मुस्लिम महिलाओं के वोटिंग पैटर्न को गेज करना, इट इज दैट मच मोर डिफिकल्ट, क्योंकि वो तो सभाओं में आती नहीं है जी, कोई राजनीतिक चर्चा में शामिल नहीं होती है। अगर आप साइंटिफिक पोल करते हैं हम लोग, आपके कैंडिडेट्स उसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो महिलाओं से, मुस्लिम महिलाओं से बात करना करीब करीब असंभव है। आपके कैंडिडेट्स गए थे टू कैंपेन मुस्लिम महिलाओं? नहीं, कैंपेन करने तो लोग जाते ही हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो क्या चाहती हैं। अब क्या चाहती हैं? इज इट द सेम थिंग जो बाकी समुदाय के लोग चाहते हैं? मुस्लिम महिलाओं से जो थोड़ी बहुत बात हम लोग की होती रहती है, उसमें आप वही देखेंगे। कहने के लिए तो सब यही कहते हैं, हम विकास चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, लेकिन उनके लिए एक बड़ा फैक्टर मुसलमानों के लिए ये है कि भाई भाजपा को कौन हरा रहा है। उस नजरिए से जो नजदीक जो उनको दिखेगा, अभी भी वही है। नहीं, मैं उस पर आ रहा हूँ। उनको जो दिखता है कि ये भाजपा को हरा रहे हैं, उधर उनका टिल्ट हो सकता है। लेकिन इस बार वो एकदम सीधा नहीं है, क्योंकि पिछली बार वो सीधा था कि भाई अगर भाजपा को हराना है तो महागठबंधन को दे दो। अब कई जगह जहां त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है, तो उनको भी ये गेज करना है कि भाई कौन मजबूत है, कौन तो आपको मुसलमान वोट मिल सकता है? मिल ही रहा है। मिल ही रहा है।
अच्छा, आपने यूथ वोट्स की बात की। जेन जी को लेकर राहुल गांधी कहते हैं कि रेडिकल चेंज अगर लाना है तो ये जेन जी का कर्तव्य बनता है, और वो कहते हैं कि सारे इंस्टीट्यूशंस पे जो कब्जा है बीजेपी का, उसको तोड़ने के लिए सिर्फ जेन जी कर सकता है। क्या आप सहमत देखिए, हैं? ऐसा है, ये जेन जी और अभी आज से 2-4 बरस पहले मिलेनियल्स और उससे पहले ये चलते रहते हैं, बातें टर्मिनोलॉजीज हैं। पर आप देख रहे मतलब हैं मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट्स गिराए नहीं हैं। नहीं, नेपाल में एक घटना हुई है, उसके बाद से लोग ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं। बिहार में जो यूथ है, नेपाल यहाँ से करीब ही है। बिल्कुल करीब है, लेकिन वो बिल्कुल अलग देश है, हम लोग बिल्कुल अलग जगह हैं। 20 साल से 30 साल का जो युवा है, जो थोड़ा फेस कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, थोड़ा नहीं, मतलब अच्छा खासा उसको अनएम्प्लॉयमेंट से उसको परेशानी हो रही है, या फिर उसको मजबूरी में बाहर जाना पड़ रहा है, वहाँ के टफ लाइफ को उसको झेल रहा है, वो डेफिनेटली बिहार में बहुत बड़ा फैक्टर है। उसको आप जेन जी कह लीजिए, यूथ कह लीजिए, मिलेनियल्स कह लीजिए, ये तो टर्मिनोलॉजी है। राहुल गांधी को यहाँ की कितनी जानकारी है? राहुल गांधी तो घूमते फिरते आते हैं, कुछ 1-2 बाइट किया और चले गए। लोगों ने कहा ये पद यात्रा किए हैं, वो है, वो ये है। मैंने उस समय भी कहा था कि भाई, कांग्रेस बिहार में राजद की पिछलग्गू पार्टी है, वो देश के बड़े दल हैं, वो देश में अपोजिशन के लीडर हैं, गांधी परिवार के हैं, तो स्वाभाविक है कि मीडिया उनको कवर करेगी, उनको स्पेस मिलेगा। लेकिन बिहार के नजरिए से कांग्रेस का कोई बहुत वजूद नहीं है, कांग्रेस फैक्टर नहीं है, कांग्रेस की चर्चा नहीं हो रही कि भाई कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस का थोड़ा बहुत असर राजनीतिक तौर पर सीमांचल में आपको दिख सकता है। सीमांचल में मुसलमान, मुझे लगता है कि आज भी राजद के मुकाबले कांग्रेस की ओर ज्यादा टिल्टेड है। पर वो कह रहे हैं ना कि बिहार में भी, वो जेनजी को कह रहे हैं कि बिहार में भी वोट चोरी होने वाली है। तो क्या बिहार की जो जनता है वो मानती है? जब बिहार की जनता ही नहीं उनको सुन रही है, तो जेनजी उनकी बात क्यों सुनेगा? और जेनजी ऐसा कोई बिहार में होमोजेनस कोई ऐसा ग्रुप है नहीं जो कि एक तरह से किसी के कॉल पर या अपने असेसमेंट के आधार पर एक्ट करे। तो लोकतंत्र पर यह है कि विश्वास है जेनजी को यहाँ पर, यूथ को? बिल्कुल है। बिहार जो है बिल्कुल राजनीतिक जगह है, विशुद्ध राजनीतिक जगह है। ये बेंगलोर नहीं है। यहाँ पर लोगों के शरीर पर कपड़े नहीं होंगे, खाने की जगह खाने का नहीं होगा, उनके पास नौकरी व्यापार नहीं होगा, लेकिन राजनीतिक सूझबूझ यहाँ के लोगों में बहुत है। और उसी का एक तरह से खामियाजा भी है कि बहुत सूझबूझ होने का नतीजा भी है कि जो स्थिति बनी हुई है कि लोग अपना काम धाम छोड़कर राजनीति कर रहे हैं दिन रात। लेकिन यहाँ पर किसी के कॉल से कोई क्रांति होने वाली है, ऐसा मुझे लगता नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जो आरक्षण का मसला है, उन्होंने आर्मी को आरक्षण से जोड़ा। उन्होंने कहा सिर्फ 10% लोग जो हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन है। क्या आप इसे मानते हैं? देखिए, राहुल गांधी ये जो जातीय जनगणना वाला पिछले 1-1.5-2 साल से बड़ा एग्रेसिव होकर बोल रहे हैं, ये करीब करीब सभी इस पर सहमत हैं कि जातीय जनगणना हो। कोई भी ऐसी जानकारी, सर्वे, जनगणना जिससे कि समाज के विभिन्न वर्गों की आपको बेहतर समझ बने, तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत किया जाना चाहिए। जातीय जनगणना से अगर आपको बेहतर समझ बनती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जातीय जनगणना हो जाने मात्र से ही देश की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, ये कहना बहुत बड़ी मूर्खता है। और इसका प्रमाण ये है कि दलितों की, अनुसूचित जाति जनजाति की तो गणना हो रही है, तो क्या उनकी स्थिति 75 साल में सुधर गई? मुसलमानों की गणना तो हो रही है, तो फिर मुसलमानों की स्थिति क्यों नहीं सुधर गई? गणना हो जाने मात्र से नहीं सुधर जाएगा। दूसरी बात, राहुल गांधी ये जो कह रहे हैं कि इसी से सब हो जाएगा, तो एक चीज राहुल गांधी को बताना चाहिए कि पिछले 75 साल में करीब 45 से 50 साल तो कांग्रेस पार्टी के लोग ही प्रधानमंत्री रहे, उससे भी ज्यादा उनके परिवार के लोग 45 साल रहे, और कांग्रेस का अगर जोड़ दें तो 60 साल। तो ज्यादातर जो देश में जनगणना हुआ है वो तो कांग्रेस के राज में हुआ है। तो क्या जिन कांग्रेस के वो नेता, बड़े नेता, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा जी थी, राजीव जी थे, नरसिम्हा राव थे, उनको ये समझ नहीं थी जो समझ राहुल गांधी को बन गई है कि भाई जातीय जनगणना हो जाएगा तो देश सुधर जाएगा? तो पहले ही उनको ये स्वीकार करना चाहिए। एक जगह कहीं उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मुझे इसका एहसास नहीं था। अपनी गलती शायद किसी एक अति पिछड़ा बैठक में बोल रहे थे दिल्ली में। उनको ये भी बताना चाहिए कि क्या इंदिरा जी को इसकी समझ नहीं थी? क्या नेहरू जी को इसकी समझ नहीं थी? क्या नरसिम्हा राव, राजीव गांधी को इसकी समझ नहीं थी? और अगर उनको समझ थी कि जातीय जनगणना से ही पूरा देश सुधर जाएगा, तब तो इसका मतलब है कि कांग्रेस का नेतृत्व ही इसके लिए दोषी है। सर्वे बिहार में भी हुआ, सर्वे कोई फर्क नहीं। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में जातीय जनगणना हुआ, उससे बिहार में क्या सुधर गया? लोग 500 करोड़ रुपए लगा के जिन लोगों ने जनगणना कराया, उन लोगों ने उस रिपोर्ट को पढ़ा तक नहीं। 30 वर्ष से बिहार में सामाजिक न्याय, समाजवाद
का ढकोसला करके जो लोग सरकार चला रहे हैं, उसी जातीय जनगणना में ये लिखा हुआ है, फाइंडिंग जो है, हाँ। आपके दर्शकों को जानना चाहिए कि 3% अनुसूचित जाति समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं, 7% से कम अति पिछड़ा और मुस्लिम समाज के लोग 12वीं पास कर रहे हैं। पूरे बिहार में सिर्फ 15% लोग ही 12वीं पास कर रहे हैं, सामान्य वर्ग के लोग। और आप इन मूलभूत मुद्दों पर कोई बात नहीं किया, सीधा कह रहे आरक्षण बढ़ाओ या घटाओ। मैं कह रहा हूं भाई तुम आरक्षण 100% कर दो, फिर भी अगर दलित समाज का 3% बच्चा अगर 12वीं पास ही कर रहा है तो आरक्षण की सीमा कुछ भी उसको फायदा नहीं मिलेगा। अगर अति पिछड़ा 7% ही आरक्षण 12वीं कर रहा है तो कोई भी आरक्षण की सीमा हो उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो आप मूलभूत मुद्दे की कि भाई जातीय जनगणना हुआ, उसके आधार पर आपने कहा कि 94 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे है, 2 लाख रुपए उनको दिया जाएगा, तो आज तक तो 1 रुपए नहीं दिया गया। अब चुनाव आया तो 10-10 हजार रुपया उनमें से कुछ लोगों को आप दे रहे हैं। तो आप जो जनगणना कराएंगे उस पर जो उसकी जो फाइंडिंग आएगी उससे उस पर कुछ एक्ट करोगे तब तो सुधार होगा। लाइब्रेरी में जाने से आप विद्वान थोड़ी हो जाइएगा, किताब को पढ़ना पड़ेगा। प्रशांत जी, बिहार की राजनीति में बेइंतहा जाति का प्रभाव होता है, बाकी राज्यों में भी होता है, लेकिन क्या इसे बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है या फिर इस इलेक्शन में कम हुआ है? देखिए, मुझे अच्छा लगा कि आपने कहा कि दूसरे जगह भी होता है, क्योंकि मैंने इतना एग्रेसिवली इसको कहा है कि भाई ये मत कहो कि सिर्फ बिहार में होता है। इसको हम लोग साइंटिफिकली देख लें कि क्या बिहार में जातियों का प्रभाव राजनीति पर दूसरे राज्यों के मुकाबले ज़्यादा है या कम है। तो इसको मैं बताता हूं कि भाई पिछले 20-25 वर्षों में 30 वर्षों में जो बड़े इलेक्शन हुए हैं जहां पर दूसरे राज्यों में जातियां टूटी हैं और लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट किए हैं, उन इलेक्शंस में बिहार में क्या हुआ इसको देख लो तो पता चलेगा कि क्या बिहार में जाति की महत्ता राजनीतिक नजरिए से गुजरात, आंध्र प्रदेश, यूपी से ज़्यादा है या कम है। और मैं 4 एग्जाम्पल देता हूँ। 1984 में इंदिरा जी की लहर में पूरे देश में वोट कांग्रेस को पड़ा, तो बिहार में क्या हुआ? बिहार में भी लोगों ने जाति से ऊपर उठकर कांग्रेस को वोट दिया। 1989 में नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में बीपी सिंह को बोफोर्स के नाम पर जनता दल को वोट पड़ा। सारे हिंदी हार्टलैंड में लोगों ने बीपी सिंह के जनता दल को वोट दिया, तो बिहार में भी जनता दल को वोट उतना ही आया। 2014 में मोदी जी के नाम पर पूरे देश में साउथ इंडिया को छोड़कर एक तरह से लहर दिखा, तो उसमें भी बिहार में भी बिना नीतीश कुमार के गठबंधन के, ध्यान रखिए 14 के लोकसभा में नीतीश कुमार का गठबंधन मोदी से नहीं था, उसके बावजूद यहाँ पर बीजेपी को भारी सफलता मिली। 2019 में पुलवामा के नाम पर पूरे देश में वोट पड़ा, तो बिहार में भी 40 में 39 सीट पुलवामा का लाभ लेने वाली पार्टी एनडीए को मिला। मैं ये आपको 4 एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि ये 4 बड़े इलेक्शन नहीं, हाँ, मैं उस पर आ रहा हूं, विधानसभा इलेक्शन मैं उस पर आ रहा हूं। पहले आपने कहा कि क्या बिहार में जातियों की महत्ता ज्यादा है, तो बिहार या उनकी भूमिका राजनीति में ज्यादा है। तो अगर इन 4 इलेक्शंस में जब पूरे देश में लोग जातियों से ऊपर उठकर किसी मुद्दे पर, किसी विचारधारा पर वोट किया, तो बिहार में भी किया जी, तो ये दिखाता है कि बिहार में जातियों की महत्ता किसी अन्य राज्य के मुकाबले कम या ज्यादा नहीं है, इंटेंसिटी उसकी ज्यादा और कम नहीं है। यहाँ पर क्या है कि चर्चा बहुत है, गरीबी ज्यादा है, लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो बैठ के दिन भर चर्चा कर रहे हैं। बकैती में कहता हूँ, बकैती करना, गाँव में बैठ के बकैती किए जा रहे हैं। इजराइल से लेके न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन से लेके यूक्रेन में क्या हो रहा है, गाजा में क्या हो रहा है, सब पर चर्चा हो रही है, इसलिए आपको इसका प्रभाव ज्यादा दिखता है। आपने कहा लोकल इलेक्शन की बात, आपको मजा भी आ रहा है, आई थिंक, ये सब देखने में। नहीं, मैं तो पहले से भी देखता हूं और थोड़ा अनुभव और उसको देख भी रहा हूं। आपने कहा लोकल इलेक्शन की बात, आप देखिए अभी एनडीए चुनाव लड़ रहा है। एनडीए यहाँ पर 20 साल से शासन में है। एनडीए को सबसे बड़ी सफलता मिली 2010 में। 2010 में उनको 206 सीट आया। उस समय एक और नीतीश जी और भाजपा थे, दूसरे साइड से लालू जी, रामविलास जी और कांग्रेस एक साथ, और इनको एनडीए को 206 सीट मिला। तो जो भी समीकरण एनडीए का है, तब यहां भाजपा का इतना प्रभाव नहीं था, मतलब तब मोदी जी का इतना प्रभाव नहीं था, तब अमित शाह सीन में नहीं थे, तब संघ का इतना प्रभाव नहीं था, और कांग्रेस आज के मुकाबले ज्यादा मजबूत थी। 2009 में सत्ता में थे दिल्ली में। लालू जी भी आज के मुकाबले ज्यादा महत्वपूर्ण थे, मजबूत थे, और रामविलास पासवान जी भी थे। इसके बावजूद उनको 206 सीट आया एनडीए को। क्यों? क्योंकि जातियों के समीकरण के साथ साथ पूरे बिहार में यह भी एक भावना थी कि 2005 से लेकर 2010 का जो पहला टर्म नीतीश कुमार का था, सामान्य लोगों की सोच थी कि नहीं, बिहार में सुधार होना शुरू हुआ है, नीतीश जी अच्छा कर रहे हैं। तो जातियों का समीकरण भी था और काम भी था, तो 206 सीट आया। वही समीकरण चुनाव लड़ा 2020 में। इस बार एनडीए में मोदी जी की भी ताकत थी, अमित शाह भी थे, संघ भी था, दिल्ली में उनकी सरकार भी थी।
इसके बावजूद उनको 125 सीट नहीं आया। क्यों और नहीं आया? 2025 में क्या होने वाला है? 2025 में उनको बहुत परेशानी उनकी होने वाली है। बीजेपी को बिल्कुल बिल्कुल उनको, क्योंकि बदलाव तय है। आपने उनके वोट काटे हैं। नहीं, बदलाव तय है। मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं, सब यही कह रहे हैं कि जो अगड़ा वोटर है वो सब निशांत किशोर को वोट दे रहा है। रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस 10%, 15% कितना काट रहे हैं? मैं फिर वही बात कहूंगा कि जो प्रवासी मजदूर आया है उसमें 2/3 से ज्यादा लोग जनसुराज को वोट कर रहे हैं। तो प्रवासी मजदूर कौन है, किस जाति का है? यहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से सवर्ण 10% हैं, तो 90% से ज्यादा प्रवासी मजदूर तो सवर्ण नहीं है। वो क्यों जनसुराज की बात कर रहे हैं? आप उसको जाति के लेंस से देख रहे हैं, मैं उसको दूसरे लेंस से देख रहा हूं। आप अपने स्ट्रिंगर से सर्वे करा लीजिए, रेलवे स्टेशन पर जो लोग आ रहे हैं उनसे पूछवा लीजिए कि जो प्रवासी मजदूर है वो किसको वोट कर रहा है। वो किसी भी जाति का है, वो वोट कर रहा है जनसुराज को। फर्क रिजल्ट का मैं आपको इतना ही बताना चाह रहा हूं। कितने नंबर? मैं बता रहा हूं इस पे परसेंटेज और नंबर दोनों बताइए। मैं बता रहा हूं प्रवासी मजदूर, फाइनल नंबर इस पे डिपेंड करेगा कि वो कितना अपने परिवार और इर्द गिर्द के लोगों को कितना इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं। आर यू हैप्पी फर्स्ट राउंड के बाद और सेकंड राउंड में? आई एम सुपर हैप्पी। फर्स्ट राउंड सुपर हैप्पी। और आपके जो कैंडिडेट्स हैं दे आर सुपर हैप्पी, क्योंकि जो कैंडिडेट्स जो बता रहे हैं कि एक ही चीज है भैया, हम लोग गांव में पहुंचे ना पहुंचे, जो मजदूर सब लौटा है ये सब जनसुराज बोल रहा है। अब रिजल्ट सिर्फ उसके वोट देने से नहीं प्रभावित होगा। रिजल्ट इस पर डिपेंड करेगा कि मैं प्रवासी मजदूर हूं, मैं तो जनसुराज को वोट दे रहा हूं, क्या मैं अपने परिवार वालों को भी वोट दिलवा पा रहा हूं? अगर अपने परिवार वालों को भी मैंने वोट दिलवा दिया तो बिल्कुल आपको अर्श वाली स्थिति दिखेगी। बिहार में इतिहास लिखा जाता हुआ 14 तारीख को दिखेगा। और अगर अर्श, आप सभी इंटरव्यू में कहते हैं अर्श या फर्श, अगर अर्श वाली स्थिति के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करके किसी कोalition में जाना पड़े तो? जरूरत ही नहीं, जरूरत नहीं। क्योंकि और अगर जरूरत पड़े मैं तो? आपको ही बता रहा हूँ, जरूरत पड़ जाए। मैं बता रहा हूँ कि जरूरत नहीं है का मतलब ये नहीं कि मैं नंबर पे दावा कर रहा हूँ। मेरे अपने काम करने के तरीके में उसकी जरूरत नहीं है। पक्ष या विपक्ष की राजनीति करने में यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे एमएलए मंत्री नहीं बनना है, मुझे यहाँ पर परिवर्तन कराना है। और मैं इस बात से को लेकर बहुत खुश हूँ कि परिवर्तन यहाँ होना शुरू हो गया है। अगर आप एज एन इंडिविजुअल ना जाए, लेकिन पार्टी का तो कोई होगा ना। पार्टी के जो लोग जीत कर आएंगे, अगर वो कहेंगे जीत कर आएंगे और हम लोग की संख्या नहीं होगी सत्ता में जाने की, आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो ला नहीं सकते। नहीं तो क्यों नहीं ला सकते? आप कह रहे हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। बिल्कुल, अगर आएगा तो उतना ही आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और अगर नहीं आता, नहीं आएगा तो हम लोग बाहर बैठेंगे 5 तो साल। ये आपकी जिद है। अगर आपकी पार्टी कहती है कि नहीं हम कोई नहीं कहेगा, क्योंकि जनता ने वोट परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए दिया है। जनता ने वोट कोalition के लिए नहीं दिया। सरकार में बैठ के भी तो बदलाव किया जा सकता है। जरूरत नहीं है। क्यों, किसके साथ बदलाव कॉम्प्रोमाइज करना क्या सम्राट चौधरी के साथ बैठ के आप बदलाव कर सकते हैं? क्या आप तेजस्वी यादव के साथ बैठ के बदलाव कर सकते हैं? क्यों नहीं? आपने सबके साथ काम किया प्रशांत जी। अगर दूसरे के बारे में बोलूं कि अगर तेजस्वी जा सकते हैं कि नहीं, बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, उन्होंने कभी काम नहीं किया, लेकिन आपने तो सबके साथ काम किया। नहीं, पहली बात तो समझिए कि काम करना प्रोफेशनली वो एक बात है। जैसे आप एज ए पत्रकार आपने 10 न्यूज एनडीटी में काम किया हो, लेकिन अगर आप अभी एएनआई चला रहे हैं तो एएनआई छोड़कर किसी दूसरे पीटीआई में नहीं ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग जनसुराज को यहाँ बनाने में हम लोगों ने खून पसीना एक लगाया है। और आप बात समझिए, ऑलरेडी जो चेंज है वो दिख रहा है। तो नंबर का वेट कर लेते हैं, और नंबर जब आएगा तो क्या वर्ष से वर्ष क्या होगा कि जनसुराज को उतनी सीट नहीं मिलेगी, तो 5 वर्ष और प्रयास कर लेंगे। हम लोग को क्या जल्दी है? हम लोग कोई जल्दी नहीं। हमारी उम्र 48 साल है, क्या जल्दी है? 5 साल और कर लेंगे। अगर बिहार के लोग नहीं सुधरना चाहते हैं तो 5 वर्ष उनके साथ और लग के काम करेंगे। हमारा कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारा खाना खर्चा चलता है पॉलिटिक्स। कौन सा वो रेड लाइन है जिसको आप क्रॉस करने के लिए तैयार नहीं है पॉलिटिक्स में, कॉम्प्रोमाइज के लिए? सरकार में हिस्सा बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। या तो जनसुराज सरकार में अपने दम पे सरकार बनाएंगे, नहीं तो हम लोग बाहर बैठेंगे। इफ नीड बी वी विल फोर्स एन इलेक्शन, फिर से इलेक्शन होने दीजिए। आइडियोलॉजी क्या है जनसुराज? हम लोग भाजपा के खिलाफ है, विचारधारा के आधार पर भाजपा के विरोध में है, और लेफ्ट ऑफ सेंटर की राजनीति आप कह सकते हैं। तो फिर कांग्रेस की तरफ गांधी और कांग्रेस यहाँ है ही नहीं। लेफ्ट ऑफ सेंटर तो कांग्रेस हुआ नहीं, लेफ्ट ऑफ सेंटर कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस तो कहीं नहीं है। कांग्रेस तो सेंटर है, कभी राइट की ओर टिल्ट होती है, कभी लेफ्ट में शिफ्ट होती है। हम लोग अपनी बात कर रहे हैं। हम लोग
गांधी और बाबा साहब की बात को ही लेकर चल रहे हैं और उन्हीं की बात को लेकर आगे चलेंगे। गुड गवर्नेंस आप कहते हैं, बट गुड गवर्नेंस कोई आइडियोलॉजी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि आइडियोलॉजी होना बहुत अच्छी बात है, बट वी मस्ट नॉट बिकम अंधभक्त इन आइडियोलॉजी, इन द नेम ऑफ आइडियोलॉजी। देखिए, कई लोगों को ऐसा लगता है भाई अपना विचारधारा बताइए, विचारधारा आपका क्या है। उनको ये जानकारी नहीं है या जानकारी वो रखना नहीं चाहते हैं कि दुनिया में मानव सभ्यता के इतिहास में जितने हीनस क्राइम हुए हैं उसमें ज्यादातर हीनस क्राइम आइडियोलॉजी के नाम पर कराए गए। आइडियोलॉजी होना बहुत अच्छी बात है, बट टू गेट इंटॉक्सिकेटेड इन द नेम ऑफ आइडियोलॉजी, टू बिकम कंप्लीटली इरेशनल और फुलिश इज नॉट व्हाट आई सब्सक्राइब टू। कि मेरा भाजपा के विचारधारा में मान लीजिए कि आप कहते हैं कि आपका यकीन है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी गरीब मुसलमान को कोई रोड पे मार रहा है तो आप उसका सपोर्ट करने लगे। कांग्रेस की विचारधारा में आपका यकीन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई अच्छा काम हो रहा है दूसरे साइड से तो उसका भी विरोध करने लगे। गांधी ने जो बात कही है कि अगर गांधी ने कहा कि शाकाहारी होना अच्छी बात है तो इसलिए उन्होंने नहीं चेंज किया कि भैया ये कहूंगा तो मेरी आइडियोलॉजी आरएसएस के करीब दिखने लगेगी। अगर गांधी ने स्टेट ओनरशिप की बात कही तो उन्होंने इसलिए इस बात को डाइल्यूट नहीं किया कि स्टेट ओनरशिप की बात कहूंगा तो लोग मुझे कहेंगे कि आप कम्युनिस्ट विचारधारा। तो आपके लिए पॉलिटिकल आइडियल कौन होगा? गांधी जी? गांधी। वी आर ऑल, मतलब पर्सनली आई एम ड्रिवन बाय व्हाटएवर आई हैव लर्नड और हैव बीन स्टिल ट्राइंग टू लर्न अबाउट हिम। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम गांधी के फॉलोअर हैं, हमारी उतनी भी औकात नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर है कि जो बातें उन्होंने बताई, जो तरीका उन्होंने बताया, उसमें जहां तक हो सके उसको फॉलो किया जाए। लेकिन आपके लिए ये भी कहा और उसमें एक बहुत बड़ा चीज है सब्र, पेशेंस एंड परसिवरेंस। आई मस्ट टेल दिस टू यू कि गांधीज्म इज नॉट ओनली कि सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, वो ही नहीं है, सेल्फ रिलायंट, ये इतना ही बात नहीं है। गांधी की जो सबसे मूल ताकत मुझे लगती है गांधीज्म की, गांधी व्यक्ति की, विचार की, वो है पेशेंस एंड परसिवरेंस एंड टॉलरेंस। लोग कहते हैं कि आप में वो है नहीं, इसीलिए आप किसी भी पार्टी के साथ ज्यादा देर टिकते नहीं। मैं तो कोई पार्टी पहले ही बनाया है मैंने। नहीं, when you were working as a strategist। वो तो क्या है कि हम किसी का झंडा लेकर घूमने के लिए नहीं पैदा हुए। मैंने जिसके साथ भी काम किया, एक ब्रीफ के लिए काम किया। थोड़ा सा एरोगेंस नहीं लगता आपको ये? बिल्कुल एरोगेंस कि मैं किसी और का झंडा नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं ढोता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं ढोता किसी का झंडा धोने। तो ये एंटरप्रेन्योर वाली बात हो? नहीं, ये हमारी अपनी एक जर्नी है, मेरी अपनी यात्रा है। उस यात्रा में बीच में लोग मिलेंगे, वो हमारा डेस्टिनेशन नहीं था, ना है, ना होगा। मैं ममता बनर्जी के साथ काम मैंने किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तृणमूल मेरा डेस्टिनेशन नहीं है, बंगाल मेरा डेस्टिनेशन नहीं हो सकता है। अगर मैंने जगनमोहन रेड्डी के साथ काम किया तो उनकी पार्टी के साथ बैठकर पार्लियामेंट में जाना मेरा डेस्टिनेशन नहीं है। मोदी जी के साथ काम किया तो ये मेरा डेस्टिनेशन ये नहीं कि भाजपा में कोई पद पा जाऊं। मेरी जो अपनी यात्रा है, मेरा अपना जो डेस्टिनेशन है, वो मेरी अपनी यात्रा। क्योंकि जहां जहां आप छोड़ के जाते हैं वो कहते हैं कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट चाहते थे, वो कन्वीनर का पोस्ट चाहते थे, और जब नहीं मिला तब वो नाराज हो गए। एक चीज सुनिए, अब नाराज बड़ी जल्दी हो जाते हैं। एक चीज समझिए, आज तक ये बात आपने नीतीश कुमार से नहीं सुनी होगी। एक उनके प्रवक्ता ने ये बात कह दी थी यहाँ बिहार में, उसके बाद जहां तक मेरी जानकारी है कि उस प्रवक्ता को बुलाकर नीतीश कुमार ने इतना हड़काया कि उसके बाद से जदयू में किसी की हिम्मत नहीं हुई इस बात को कहने की। पंजाब में भी कहा जाता था। पंजाब में क्या मैंने मांगा, किससे मांगा? पंजाब में कहा कि पंजाब में यू वांटेड व्हेन यू वेंट। पंजाब में तो अमरिंदर सिंह ने मुझे एडवाइजर बना दिया था, जो कि मैंने कभी ज्वाइन ही नहीं, कभी गया ही नहीं भाई। और फिर कांग्रेस पार्टी में, फिर आम आदमी पार्टी में, अभी तक के रिकॉर्ड में, केजरीवाल जी अभी तक के रिकॉर्ड में मैंने कोई पद लिया ही नहीं। वही तो या तो क्योंकि वो पद वाज नॉट सीनियर इनफ। फिर वही बात है कि एक और आप मुझे बता रहे कि मुझे पद का लोभ है, और दूसरी ओर बता रहे कि आप 10 साल में कोई पद नहीं लिया। मैं नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जब भी आप किसी पार्टी को छोड़ते हैं। आप मेरी बात सुनिए, पद का मतलब क्या है? मिनिस्टर बनना, एमपी बनना, बड़ा एडवाइजर बन जाना, वो तो सारे ऑफर किए गए हैं मुझे। आप तो मेरी बात कह रहे हैं। राज्यसभा ऑफर हुआ है, सबने ऑफर किया, किसने नहीं ऑफर किया है? और आपने मना किया। कभी नहीं करना है, कभी राज्यसभा जिस दिन सिर्फ चीफ मिनिस्टर बनना है, वो भी नहीं बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, वो भी नहीं बनना है, कुछ नहीं बनना है। पहले आप सुनिए मेरी बात, राष्ट्रपति बनना नहीं, आप सुनिए मेरी बात, क्या बनना है? देखिए, अब ये लोग ये जरूर पूछते भाई करना क्या चाहते हो, मेरे घर वाले भी पूछते हैं करना क्या चाहते हो। अगर आप मुझे राज्यसभा बनना होता, मंत्री बनना होता, तो बन गए होते, एडवाइजर बने हुए थे, उसमें क्या है? प्रशांत किशोर ने आज तक कोई सरकारी गाड़ी लिया हो, कोई सरकारी बंगला लिया हो, कोई सरकारी सिक्योरिटी हमारे पास हो? ऐसा नहीं कि लोगों ने हमें धनराशि तो बहुत आया, आपको पद नहीं मिला पर धनराशि। हाँ वो ठीक है, वो अपना बुद्धि का खाते हैं, प्रोफेशनल है, कहते हैं सरस्वती कृपा है, सरस्वती कृपा है, दिमाग का खाते हैं,
चोरी नहीं करते हैं। कोई आज तक ये नहीं कह सकता है, आप भी पत्रकारिता कर रही हैं इतनी लंबे समय से, कि जहां पर भी सरकारें बनी, कोई माई का लाल इस धरती पर नहीं कह सकता है कि उस सरकार में ट्रांसफर, पोस्टिंग, ठिका, मंत्रालय में प्रशांत किशोर ने कभी कोई हस्तक्षेप किया हो किसी भी चलिए, सरकार आप में। इतने पाक साफ जहां हैं, पाक तो साफ फिर की बात नहीं है, तो फिर आप क्या पाक साफ की बात नहीं है। मैंने पर आपको क्यों ये नहीं कहा लेंगे कि फिर? मैंने अपना एक रूल बना रखा है कि जहां पर, जब बना रखा था उस काम में, कि जहां पर भी मेरी मदद से कोई जीत गया, वहां पर मैं वापस जाता ही नहीं हूं। क्योंकि वहां वापस आप जाएंगे तो क्या करेंगे? कोई सरकारी अफसर मिलेगा तो आपसे ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करेगा, कोई कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा तो ठेका की बात करेगा, पॉलिटिशियन मिलेगा तो मिनिस्टर और राज्यसभा की बात करेगा। अगर आप तो मैं चीफ जाता ही मिनिस्टर नहीं हूं। बनेंगे तब भी लोग आपके पास आएंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग, यही तो लोग देखिए, मैं मांग। आपको एक चीज बताऊं, यही तो मेरा अपना चाहते हैं। मानना है कि सरकार उसको चलाना चाहिए जो अंडर ओथ है। हम्म। ओथ की व्यवस्था क्यों बनाई गई है? कि आपको पब्लिकली जिम्मेवारी दी गई है, एंड यू स्वेयर ऑन हुएवर यू बिलीव, आइदर कॉन्स्टिट्यूशन, गॉड, हुएवर और बोथ, उस पर स्वेयर करके आप कहते हैं कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा। तो मेरा अपना मानना है कि जो लोग अंडर ओथ नहीं हैं, उनको सरकार में सीधे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आपकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है सरकार के बनाने में, लेकिन आप अंडर ओथ नहीं हैं, तो फिर क्योंकि ओथ में वो आदमी कह रहा है कि कोई भी विषय मैं बाहर अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर नहीं शेयर करूंगा, तो अगर आप उसके एडवाइजर हैं या, पर इस देश में तो हुआ है ना, एनएसी बना था। हो रहा है, तो उसको लोगों ने नकार भी दिया। हालांकि वो भी एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ऐसी बात नहीं है, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल जामा पहनाया गया था, लेकिन बावजूद इसके जब लोगों को लगा कि भाई दिस इज अ बॉडी दैट इज कॉम्प्रोमाइजिंग द प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट, लोगों ने उसको हाउ डू यू लाइक इट व्हेन यू कंपेयर टू अरविंद केजरीवाल? मेरा कोई कंपैरिजन है नहीं उनसे, तो जो सब कर वही रहे हैं वो कहते हैं। बेवकूफ है, जो कर रहे हैं वो सुपरफिशियली चीजों को देख रहे हैं। हाँ, बट व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन यू एंड अरविंद केजरीवाल? कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है। हम्म। अगर एक शब्द कहना हो तो मतलब मेरी पूरी चीज वो भी गवर्नेंस पे, वो नहीं, भी ये कहते मेरी पूरी करप्शन हटा चीज के। पेशेंस पर है, परसिवरेंस पे है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो उनकी एक कमजोरी यही कि उन लोगों में पेशेंस और परसिवरेंस नहीं था, किसी एक चीज को पकड़ के पर रहे वो नहीं। भी ही वाज गेटिंग प्रोफेशनल्स, आप भी प्रोफेशनल्स को लेके आ रहे हैं, एजुकेटेड पीपल को वो अट्रैक्ट वो कर तो रहे हर थे। पार्टी वाले लोग करते हैं, इसमें अरविंद केजरीवाल की क्या बात है? जब ममता बनर्जी ने टीएमसी शुरू किया था तो उसमें भी सिविल सोसाइटी के बहुत बड़े वो लोग, तो सिविल कम्युनिस्ट नहीं के सारा काडर सिविल उधर से- सोसाइटी के, मतलब बंगाल में सिविल सोसाइटी का एक बहुत बड़ा भाग ममता बनर्जी के साथ जुड़कर टीएमसी की बैकिंग करी है लेफ्ट को हटाने में। प्रशांत जी, एंड में आई जस्ट वांट टू आस्क यू दिस कि आपने कहा कि बिहार को 10 साल में बदल देंगे, हर मुख्यमंत्री 1947 से यही कहता आ रहा है, तो आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में कैन यू गिव मी वन और टू थिंग्स जो आप बदलना चाहते हैं? दो चीजें, एक तो बिहार में क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को हम लोग प्राइमरली एड्रेस करना चाहते हैं, लोगों के हाथ में पैसा पूंजी देना चाहते हैं, क्योंकि बिहार से गरीबी को दूर करने का 3 जो मुख्य रास्ता मुझे दिखता है, एक है पढ़ाई, दूसरा है मैसिव लैंड रिफॉर्म, लैंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, और तीसरा है लोगों के हाथ में पूंजी देना ताकि लोग अपने पैर पर खड़े हो सके। और ये जो सरकारी नौकरियों का ऑब्सेशन है कि मेरा बच्चा सरकारी नौकरी पा जाएगा, उस रैट रेस में लोग उससे बाहर निकलें और इस बात को समझें कि 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार में सिर्फ 26 लाख लोग ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं, 2% से कम लोग ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं, और इस संख्या को 5-10 लाख से ज्यादा और नहीं बढ़ाया जा सकता है। जो तो तेजस्वी कह रहे हैं, तेजस्वी तो छोड़िए, उनको तो ये भी नहीं मालूम है कि मतलब 3 करोड़ लोगों को नौकरी देने में खर्चा कितना आएगा, कहाँ से पैसा आएगा तो छोड़ दीजिए। 3 करोड़ लोगों को बहाल करने, अगर पैसा एक बार को भगवान ने आपको दे दिया कहीं कि लीजिए आपके पास है 15 लाख करोड़ रुपए नौकरी दे दो, तो भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि 3 करोड़ लोग तो देश में नौकरी नहीं मिलती है, तो राज्य की बात ही छोड़िए। 3 फंडामेंटल बातें जो हम लोग कह रहे हैं कि बिहार हैज़ टू बिकम वंस अगेन ज्ञान की भूमि, जहाँ पढ़ाई पर फोकस हो, और पढ़ाई से मतलब सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं, प्राइमरी एजुकेशन है। जब तक बिहार में 30, 40, 50% लोग 12वीं पास नहीं करेंगे, अच्छा पढ़कर नहीं निकलेंगे, तब तक बिहार के समाज में आपको बड़ा परिवर्तन नहीं दिखेगा। अभी वो नंबर 10% से कम है। दूसरी बात जो हम लोग का लैंड प्रोडक्टिविटी, यहाँ 55 लाख हेक्टेयर जमीन खेती के लायक है, जब तक वो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तब तक सुधार नहीं हो सकता है। और तीसरा बात, यहाँ लोगों के हाथ में पैसा पूंजी नहीं है, तो जब तक लोगों के हाथ में पैसा और पूंजी नहीं होगा, और वो पूंजी आएगा बोथ विथ योर इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन प्लस ऑल्सो द बोरोड कैपिटल। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द लॉन्ग रन, अनलेस आप ये 3 फंडामेंटल पिलर्स को ठीक करें, जब तक यहाँ लोग पढ़ेंगे नहीं। अगर इंडस्ट्री लग भी जा रही है, आप बिहार में जो 2-4 इंडस्ट्री वहाँ जाके देखिए, वहाँ पर काम करने वाला सब बाहर का ही आदमी है।
जब बच्चे यहाँ पढ़ ही नहीं रहे हैं तो वो काम भी करेंगे तो क्या करेंगे, लेबर का काम करेंगे। आप दिल्ली के मॉल्स में मैंने सर्वे कराया, वहां पर जितने फ्रंट डेस्क पे काम करने वाले लोग हैं वो दूसरे जगहों के हैं, और जितने उसमें बाथरूम में जैनिटर का, सफाई का काम करने वाले वो बिहार के लोग हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, लेकिन उनको अंग्रेजी की समझ नहीं है, बोलने की अंग्रेजी बोलने की समझ नहीं है, स्किल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है 1 साल में, तो उनकी ट्रेनिंग हो सकती है स्किल डेवलपमेंट में। 1 साल में तो नहीं होगा, लेकिन हो जाते हैं 1 साल में। अगर आप प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ऐसी वाली जो नौकरियां हैं जिसमें 8 स्टैंडर्ड के बाद आप प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इनकी जरूरत है। बिहार में शॉर्ट रन में ब्लू कॉलर जॉब से बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली बिहार को अगर आगे जाना है तो वी हैव टू क्रिएट वाइट अपॉर्चुनिटी फॉर वाइट कॉलर। इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक नजरिए से देखा जा रहा है, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में 1 एकड़ 1 रुपए में अडानी को बेचा जा रहा है। ही जस्ट इमीडिएटली सेड देखिए, ये तो राहुल गांधी आएंगे तो कुछ भाजपा, मोदी अमित शाह के बारे में बोलेंगे, अमित शाह मोदी आएंगे तो राहुल गांधी के बारे में बोलेंगे। बिहार की जमीनी हकीकत की इनकी जानकारी कितनी है मैं जानता नहीं हूँ। अमित शाह जी ने कहा कि बिहार में जमीन की दिक्कत है, और उन्हीं के मैनिफेस्टो में, भाजपा के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम हर प्रखंड में फैक्ट्री खोलेंगे। तो या तो अमित शाह जो कह रहे थे वो गलत है, या जो घोषणा पत्र में लिखा है वो गलत है। लैंड एक्विजिशन हुआ है ना इंडस्ट्री के लिए, लेकिन वहां पे कुछ बना नहीं है। आप बताइए कि बिहार में सड़कें, नेशनल हाईवे सुधरा है, हाँ, तो अगर जमीन नहीं है, एक्विजिशन नहीं हुआ, तो नेशनल हाईवे कैसे बना है? ये तो विल की बात है। अगर आप नेशनल हाईवे बनाना चाहते थे तो इसी बिहार में आपको जमीन मिला है ना, तो फैक्ट्री भी लगाना चाहोगे तो जमीन मिलेगी, फैक्ट्री भी लगाना चाहोगे तो मिलेगी। प्रो इंडस्ट्री? आई एम प्रो कैपिटल। प्रो कैपिटल? आई एम प्रो कैपिटल। मैं समाजवाद के नाम पर, you don't have a problem कि बिरला, टाटा, अंबानी, अडानी यहाँ आए। मैं तो प्रो। Do you welcome them? I welcome capital. It doesn't matter कि किससे आता है। Our fundamental belief is कि capital doesn't come only from few industrialists. Capital जो है वो लोगों के हाथ में क्रिएट होना चाहिए, कंजम्पशन बढ़ना चाहिए, उससे कैपिटल क्रिएट होगा। सोशलिस्ट माइंडसेट की कैपिटल सिर्फ सरकार की तरफ से आएगा? बिल्कुल नहीं। मैं समाजवाद के नाम पर बिहार में गरीबी का बंटवारा नहीं करना चाहता हूं। मैं कैपिटल क्रिएट होते देखना चाहता हूं, कैपिटल हार्नेस करना चाहता हूं, और उसमें समाज की बड़ी भूमिका चाहता हूं। जो यूरोपियन मॉडल है, अमेरिकन मॉडल और यूरोपियन मॉडल में जो थोड़ा सा जो फाइन डिफरेंस है वो ये है कि पार्ट ऑफ यूरोपियन मॉडल इज बेस्ड ऑन मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। मतलब बहुत बड़े बिलियनर्स, वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट तो है ही, वो तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपको वेलफेयर स्टेट बने ही रहना है, लेकिन कैपिटल के लिए ओवर डिपेंडेंस ऑन इंडिविजुअल्स वो नहीं चाहते हैं। कैपिटल के लिए मोर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म ऑफ कैपिटल क्रिएशन एंड कैपिटल कंजम्पशन का रोल देखते हैं हम लोग। ओके, thank you so much Prashant ji, and wishing you all the best. Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you've seen this or heard this. Namaste, Jai Hind.